नमस्कार। एजुस्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। शुरुआत करें भाई एक नए टॉपिक के साथ में। क्वांटम मैकेनिक्स अपना टॉपिक चल रहा है और क्वांटम मैकेनिक्स में फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन अपना कंप्लीट हो गया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। थोड़ा ट्वेल्थ के साथ में भी ये है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखिए भाई फोटो इलेक्ट्रिक होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक मेरे पास में एक मेटेलिक सरफेस है, ठीक है। ये वाला सरफेस है मेरे पास में, सरफेस है। इस पे मैं कोई रेडिएशन इंसिडेंट करता हूं, ठीक है। और रेडिएशन इंसिडेंट करने से इससे क्या निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को आप लोग कौन सा फिनोमिना बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलोगे। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसकी वजह से किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा, उसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे, ठीक है ना। इफेक्ट तो हो गया ना, फोटोन इंसिडेंट हुए और अपने पास में क्या निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए मेटेलिक सरफेस से। उस केस में अपने पास जो भी फिनोमिना है इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। फोटोन्स के इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होना कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन या लाइट, और यहां पर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने पास में कौन सा इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अपना टारगेट तो ये चीज समझना है कि किस तरीके से जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो फिनोमिना है, जो भी प्रॉपर्टीज है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और किस तरीके से जो क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है या क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है एनर्जी का छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, बंडल्स के रूप में मानना, किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना है जो प्रॉपर्टीज है उनको एक्सप्लेन करता है। तो एक बार अपन लोग लिखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं ना, तो कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड जो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, प्रोवाइड कंफर्मेशन ऑफ कंफर्मेशन फॉर एनर्जी क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताता है ये, ठीक है। पहला क्या हो गया अपने पास में, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पार्टिकल नेचर शो करता है, या क्या कह सकते हैं, प्रोवाइड कंफर्मेशन ऑफ एनर्जी क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट। ये सारा एक्सप्लेन करेंगे अभी, है ना। थ्योरी से क्या क्या इसके रिजल्ट आए उनकी बातें कर रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं, एट फिक्स फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट proportional to
इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी किसकी है? जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी है। ठीक है, एट फिक्स फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इंटेंसिटी के। जैसे जैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाएगा वैसे वैसे फोटोन से फोटो इलेक्ट्रॉन से उनका करंट है या फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। ध्यान देना, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। किसकी इंटेंसिटी? या इंटेंसिटी का मतलब ही फोटोन की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, रेडिएशन की इंटेंसिटी। ठीक है, फोर्थ लिख लेते हैं। नो टाइम डिले बिटवीन incidence of radiation and emission of electrons। ठीक है, नो टाइम डिले ऐसा भी बोला जा सकता है, नो टाइम लैग। ठीक है, यानी कि कैसी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लगभग टाइम कितना लगता है? 3 × 10⁻⁹ सेकेंड लगभग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is greater than the threshold frequency only then the emission of electrons takes place। ठीक है भाई, इन सारी बातों को एक्सप्लेन करते हैं, लिख लो एक बार। हो गया? ठीक है ना, ये काम की चीज है। क्वेश्चन बनता है नो टाइम डिले, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और ये टाइम 3 × 10⁻⁹ से भी कम होता है। लेस कर दो इसको। t लेस देन 3 × 10⁻⁹ सेकेंड होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब समझते हैं थोड़ा सा, सब पॉइंट्स को समझते हैं। अपने पास में क्या था? अब एक बार कॉपी पेन छोड़ो, समझो, टफ टॉपिक नहीं है ना। हमने क्या कहा कि एक रेडिएशन आया और रेडिएशन आके इलेक्ट्रॉन निकाल के चला गया।
ठीक है, रेडिएशन इंसिडेंट हुआ किसी मेटेलिक सरफेस पे और उस मेटेलिक सरफेस ने उस रेडिएशन की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया और ऑब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन का इमिशन कर दिया। ये जो प्रोसेस थी उस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला। जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोला और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा था उसको बोला फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने ये कहा कि यहां पर यदि हम वेव थ्योरी की बात करें, किसकी बात करें, वेव थ्योरी की बात करें, तो वेव थ्योरी क्या कहती है कि जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पे। और वेव थ्योरी में हम लोग क्या सीखते हैं, वेव फ्रंट के बारे में भी सीखते हैं, ठीक है ना। अब हमने कहा कि यदि यहां पर ये मेटेलिक सरफेस था, इसके ऊपर कोई रेडिएशन आया, किसकी फॉर्म में, वेव फ्रंट की फॉर्म में। अब यहां अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, मेटेलिक सरफेस है तो इलेक्ट्रॉन्स तो होने ही है। अब ये रेडिएशन इंसिडेंट होगा, ये वेव इंसिडेंट होगी, तो इस वेव के इंसिडेंट होते ही यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे। क्यों नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये वेव इतनी सफिशिएंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे नहीं पाएगी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स एक मिनिमम एनर्जी थी उसको लेके इस वाला जो अपने पास एटम है उसका जो बंधन है उसको तोड़ दे और इलेक्ट्रॉन इस मेटेलिक सरफेस से बाहर निकल जाए, इमिट हो जाए। ठीक है, एक्चुअल में होगा क्या, वेव फ्रंट की फॉर्म में आएगी इस तरीके से। वेव फ्रंट का तो मतलब समझते हो ना, ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, एक पत्थर है उसको तालाब के अंदर फेंका, उसमें खूब सारे क्या बने, पत्थर के चारों तरफ क्या बने, सर्कल्स बने, एनर्जी का क्या हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हुई, तो उसको एज ए क्या माना जा सकता है, वेव फ्रंट माना जा सकता है। ऐसी हम लोगों ने एक परिकल्पना ले रखी है वेव ऑप्टिक्स के अंदर चीजों को समझने के लिए। तो हमने कहा कि ये अपने पास में जो एनर्जी है ये पूरे के पूरे वेव फ्रंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। अब वेव फ्रंट का एक छोटा सा पार्ट ही तो इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शन करेगा, वो अपनी कुछ एनर्जी दे देगा। अब उसके बाद में ये वाला पार्ट है, ये वाला वापस इसके ये वाला तो आगे निकल जाएगा, वही वाला, उससे समझो तालाब में पत्थर फेंका, एक सर्कल बना, वो सर्कल लगातार क्या होता जा रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। अब बीच में कहीं पे हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया, मान लो, ठीक है, एक जगह एक मान लो कि पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ से वो वाला वेव फ्रंट टकराया, आगे निकल गया, फिर दूसरा एक वेव फ्रंट बना होगा उसके बाद में, वो टकराया, वो आगे निकल गया, तीसरा वेव फ्रंट बना होगा, वो आगे बढ़ा और उस पेड़ से टकराया, आगे निकल गया। तो मतलब कुछ समय बाद में दूसरा वेव फ्रंट उस पेड़ से टकरा रहा है, फिर कुछ समय बाद में तीसरा वेव फ्रंट पेड़ से टकरा रहा है, ऐसा हो रहा है ना। तो ठीक ऐसी स्थिति यहां पे आ जाएगी, ये वाला अपने पास वेव फ्रंट है, इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करेगा, दूसरा वेव फ्रंट इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करेगा, तीसरा वेव फ्रंट इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करेगा, ऐसे करते 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 खूब सारे वेव फ्रंट है वो इंटरेक्शन करेंगे इलेक्ट्रॉन से और कुछ एनर्जी देते जाएंगे। इससे एक्यूमुलेशन हो जाएगा एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन के पास में खूब सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। जब इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी उसके बाद में इलेक्ट्रॉन है इस मेटेलिक सरफेस से बाहर निकल जाएगा, इमिशन हो जाएगा। तो कुल मिला के तो क्या हुआ, जब रेडिएशन इंसिडेंट हुआ और इलेक्ट्रॉन निकला उसमें तो टाइम लेगा जाना चाहिए, ठीक है, क्या जाना चाहिए, टाइम लेगा जाना चाहिए। जबकि अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी, नो टाइम डिले बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो टाइम लेग, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत कम है, 10⁻⁹ है, ठीक है, इसको तो नेगलेक्ट भी माना जा सकता है, ठीक है, पर यहां पर तो अपने पास में ज्यादा टाइम आ रहा है। तो यदि क्लासिकल थ्योरी को माना जाए तो हमारे पास में टाइम डिले वाला कॉन्सेप्ट है वो आ रहा है, वास्तव में टाइम डिले होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात करें, यदि मैं कह रहा हूं कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है भाई, यदि मैं इंटेंसिटी को लगातार इंक्रीज करता जाऊंगा तो एनर्जी भी लगातार इंक्रीज होती जाएगी, लगातार इंटेंसिटी को इंक्रीज करता जाऊंगा तो एनर्जी भी लगातार इंक्रीज होती जाएगी। अब हमें फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना ही नहीं है यहां पे, फ्रीक्वेंसी चाहे कितने भी हो इंसिडेंट रेडिएशन की, बस हम तो किस पे फोकस कर लें, इंटेंसिटी पे फोकस कर लें। यदि इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया गया, एक पर्टिकुलर रेंज तक एनर्जी को बढ़ा दिया गया इंटेंसिटी को इंक्रीज करके, तो उसके बाद में इंसिडेंट रेडिएशन है वो किसको निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा। जबकि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो तो क्या बोलते हैं भाई, वो तो ये बोलते हैं कि जो अपने पास में जो अपने पास में काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, वो किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। और
फ्रीक्वेंसी को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे मैं क्या बोलूं, न्यू नोट बोलूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलूं, देहली आवृत्ति बोलूं, उस आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति करूंगा, उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी करूंगा, तो ही इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। पर यहां इस केस में तो क्या हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कह रहे हैं कि नहीं, फ्रीक्वेंसी न्यू नोट से, देहली आवृत्ति से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो सकता है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, इसका सेंस क्या हुआ, इन दोनों चीजों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, अभी समझेंगे इन चीजों को भी। तो बात समझ में आ रही है क्या? अपने पास में ये वेव थ्योरी है, वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कौन से इफेक्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है भाई, देखो, फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी यानी क्लासिकल थ्योरी, व्हेन लाइट इंसिडेंट on a surface, energy is distributed continuously over the surface so that electron must take a time interval to accumulate sufficient energy to come out, but there is no time lag। ठीक है, यही समझा था हम लोगों ने अभी। उसके बाद में व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, इंटेंसिटी को इंक्रीज करूंगा, मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन शुड बी इमिटेड, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, इंटेंसिटी बढ़ाओ एनर्जी बढ़ती जाएगी, सो दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी मान लो, है ना, अभी समझ लेंगे इस चीज को। स्टॉपिंग पोटेंशियल should be limited, so that stopping potential should be intensity dependent, but it is not observed। इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करना चाहिए, इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए। वास्तव में स्टॉपिंग पोटेंशियल या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, इफ इंटेंसिटी इज सफिशिएंट देन एट ईच फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन इमिशन इज पॉसिबल। इट मींस, ये इफ नहीं है, इट है ना, इट मींस देयर शुड नॉट बी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। ठीक है भाई, तीनों को एक्सप्लेन कर दिया हम लोगों ने, किस तरीके से क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन हो जाती है। अब अपना उद्देश्य क्या है, हम क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे जो हम लोगों को प्लांक ने दी थी, हम लोगों को प्लांक ने बोला था कि एक छोटा पैकेट है एनर्जी का, एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, एनर्जी कैसी होती है, डिस्क्रीट होती है, उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लिख लो एक बार इसको। हो गया क्या रे? लिखो भाई लिखो। चलो आ जाते हैं वापस इस पे। ठीक है, जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, वो सबसे पहले हर्ट्ज के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। जो फोटो इलेक्ट्रिक लॉज हैं, ये लिनार्ड के द्वारा दिए गए थे, और इसका जो क्वांटम थ्योरी है, उससे एक्सप्लेनेशन किसके द्वारा दिया गया था, आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। और ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी है, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एक साइंटिस्ट है मिलिकन, उनके द्वारा दिया गया था, है ना। कुछ ग्राफ बनाते हैं पहले, फिर उसके बाद में क्वांटम थ्योरी समझते हैं। इधर करंट ले लेता हूं और इधर पोटेंशियल ले लेता हूं।
पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो, पोटेंशियल बोल सकते हो, ये 0। ठीक है, पहली कंडीशन क्या लेता हूं, जो फ्रीक्वेंसी न्यू है उसको कांस्टेंट मानता हूं। समझिएगा भाई, एक अपने पास में ऐसा चेंबर है, इसको ध्यान से एक बार समझ लेना, सारे ग्राफ क्लियर हो जाएंगे। ये फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटर है, ये अब्जॉर्बर है, ये उत्सर्जन करेगा या संग्रहण करेगा। फोटॉन्स इंसिडेंट किए, नीचे एक सर्किट बना रहेगा, उस सर्किट के अंदर हम लोग कोई पोटेंशियल को वेरी करने का एक सर्किट बना देंगे, प्रोसेस बना देंगे। ठीक है, यहां पे एच न्यू एनर्जी के फोटोन डाले, और मैं कह रहा हूं सफिशियंट एनर्जी है अपने पास में। सफिशियंट एनर्जी का मतलब अपने पास में जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन है किससे, एच न्यू नोट से। अभी तो समझा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। लॉज क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट कराओगे तो ही इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। ठीक है ना, तो एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नोट मान लिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होना है। इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, यहां संग्रहण करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ एनर्जी है, प्रारंभ में होगी ना कुछ एनर्जी। फोटोन इंसिडेंट, ये फोटोन इंसिडेंट हुए, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलने में खर्च कर गए, और बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ गई। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ, अभी बोला ना शुरू में, ये किसके बेसिस पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे काम करता है। और आइंस्टाइन इस चीज को एक्सप्लेन भी किया था, है ना। तो यहां पे फोटोन इंसिडेंट हुए, इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स के पास में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव कर गए। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव कर गए, सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो गया। तो सपोज इतना कोई करंट है यहां, ठीक है, पोटेंशियल बाहर से मैंने 0 लगा रखा है। अब मैं पोटेंशियल बढ़ाता हूं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम एनर्जी तो है नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास कम एनर्जी है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी है। तो पोटेंशियल जैसे बढ़ाऊंगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पोटेंशियल होने से, पोटेंशियल की वजह से इधर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा, और ज्यादा करंट फ्लो होगा, लगातार करंट की वैल्यू बढ़ेगी जब जब मैं पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ा दूंगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास एक मेटेलिक सरफेस था, इससे इलेक्ट्रॉन निकले, ये फोटोन इंसिडेंट हुए ना यहाँ पे एच न्यू एनर्जी के, और इससे इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक बात है, एक बार अज्यूम कर लेते हैं, एक फोटोन इंसिडेंट हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि शुरू में 100 इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुए, सपोज 100 फोटोन इंसिडेंट हुए, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 100 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं है, कुछ के पास मैक्सिमम है, कुछ के पास थोड़ी कम है। शुरुआत में मान लो 20 इलेक्ट्रॉन है, उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी थी कि वो यहां तक पहुंच गए। ठीक है, संग्राहक तक पहुंच गए, करंट फ्लो हो गया, ये हम लोगों ने मान लिया। यहां पे सपोज इतना करंट है। अब मैंने कहा कि लगातार मैं पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, तो जो बचे हुए 80 इलेक्ट्रॉन है वो भी इधर की तरफ आने का प्रयास करेंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, करंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। Q इक्वल्स टू I इक्वल्स टू Q अपॉन T, Q कितना होता है क्वांटाइजेशन से, Ne अपॉन T। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा, और करंट बढ़ा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ये लगातार बढ़ता जाएगा। अब यहां इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे थे, 100 ही निकल रहे थे। मैं लगातार पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं, लगातार पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचने लग गए। अब इसके बाद भी मैं पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाऊंगा, तो अब तो करंट, यहां सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 100 के 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। अब कौन से इलेक्ट्रॉन यहां पर करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे ना। मैक्सिमम 100 इलेक्ट्रॉन थे, वो करंट की वैल्यू को बढ़ा सकते थे, अब लगातार 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचने नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पर जो इंसिडेंट फोटोन है उनकी इंटेंसिटी को फिक्स कर रखा है, और उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, 100 इलेक्ट्रॉन निकाले। अब इससे ज्यादा वोल्टेज रखूंगा तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होनी है। उस स्थिति को कौन सी स्थिति बोलेंगे, सैचुरेशन। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में ऐसी स्थिति हो जाएगी, एक कंडीशन के बाद में, इसको बोलेंगे सैचुरेशन करंट। इस वाले केस में करंट होगा, वो करंट कौन सा हो जाएगा, सैचुरेशन। ठीक है भाई, हाँ जी ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सैचुरेशन करंट। अब रिवर्स कर देते हैं, एक बार बाद में लिख लेना, 2 मिनट, सारे ग्राफ ही एक साथ क्लियर हो जाएंगे। अब मैं फ्रीक्वेंसी को क्या कर दे, सॉरी वोल्टेज को क्या कर देता हूं, कम कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं।
इधर की तरफ रिटार्डेड कर देता हूं, ठीक है, पोटेंशियल का रिटार्डेशन कर देता हूं, माइनस की तरफ कर देता हूं, पोलरिटी जस्ट ऑपोजिट कर देता हूं बैटरी की, है ना, और वेरिएशन करवाता हूं लगातार, पोटेंशियल की वैल्यू अब वापस से इंक्रीज करता हूं, पर इस बार जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो ये क्या करना शुरू कर देगा, अब इस बार पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो ये पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का कोशिश करेगा। अब थोड़ा पोटेंशियल रहा तो कम इलेक्ट्रॉन को रोका, थोड़ा पोटेंशियल बढ़ाया और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। बात समझ में आई? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे कम यहां पहुंचेंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू डाउन आती जाएगी। तो इस बार करंट की वैल्यू अपने पास में डाउन आती जा रही है। अब एक ऐसी कंडीशन आएगी जब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था ना, वो भी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेगा ही नहीं कोई इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंचेंगे तो करंट की वैल्यू 0 हो गई भाई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, मैंने उस केस में उस पोटेंशियल को नाम दे दिया V नोट। ठीक है, इस V नोट की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए, और ये वाला V नोट है उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां आते 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 ये वाला अपने पास में क्या हो गया, सारे के सारे इस पोटेंशियल के ऊपर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक गए, संग्राहक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और उस केस में जो पोटेंशियल था उस पोटेंशियल को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ में आई? अब यहां समझ में आया क्या, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये वाले एनर्जी अपने पास में EV नोट, इसे मल्टीप्लाई कर दूं, एनर्जी क्या होती है क्यू ईवी, क्यू वी ये होती है ना, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन से तो EV हो गया, इलेक्ट्रॉन भी माइनस का है, वी नोट भी माइनस का, तो EV नोट लिख दिया। ठीक है, अब यहां ये EV नोट किसके बराबर है, वो इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखता था उसके बराबर है। तो ऐसा लिखा जा सकता है क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर है, EV नोट के बराबर है। एक रिलेशन अपने पास आ गया। अब ठीक बात है, अब आगे चलते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा सा और व्यवस्थित करते हैं। अब मैंने दूसरा काम क्या किया, मैं न्यू को कांस्टेंट रख रहा हूं भाई, मैंने न्यू को तो कांस्टेंट रखा, अब मैंने वापस से इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। पहला ग्राफ अपने पास आ गया, अब मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करते ही जो इंसिडेंट फोटोन शो हो रहे थे, इस बार 100 से ज्यादा फोटोन इंसिडेंट होंगे। मैंने सपोज कर लिया कितने, 200। ये क्वांटम थ्योरी चल गई है भाई, है ना, एक्सप्लेन करने की। 200 फोटोन मान लो इंसिडेंट हो गए, 200 फोटोन इंसिडेंट हुए तो इलेक्ट्रॉन भी कितने निकलेंगे, 200 निकलेंगे, और 200 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी बढ़नी है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब वापस से वही रिवर्स कर देते हैं करंट वोल्टेज को। ठीक है, पोलरिटी चेंज कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करते हैं, और पोटेंशियल को रिवर्स डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज कर देते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल बना देते हैं इसको, है ना। तो अब इस केस के अंदर वापस से लगातार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को रोकना शुरू करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन रुकते जाएंगे रुकते जाएंगे रुकते जाएंगे, एक ऐसी स्थिति आएगी सारा का सारा करंट शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन है वो संग्राहक तक नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इस बार चेंज होगा या पहले था उतना ही रहेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया, उतना ही रहेगा? सेम रहना चाहिए। क्यों भाई? हम ये कह रहे हैं कि न्यू को तो कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी तो फिक्स है। अब एनर्जी ऑफ फोटोन फिक्स है तो कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन खर्च कर देगा और बची हुई एनर्जी लेके निकल जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, वो चेंज हुई क्या? वो तो चेंज हुई नहीं, वो तो चेंज नहीं हुई। हमने तो क्या बढ़ाया है, फोटोन की इंटेंसिटी को बढ़ाया है, फोटोन की नंबर को बढ़ाया है। पहले 100 फोटोन इंसिडेंट हो रहे थे, अब 200 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं। हम तो यहां पर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास में जो एनर्जी रहेगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, वो तो पहले थी उतनी ही रहनी है। ठीक है ना, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू तो चेंज नहीं होनी। बात समझ में है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर, EV नोट। अब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है, व्यवस्थित बना लेंगे, एक बार समझते हैं चीजों को। अब दूसरा केस मैं क्या ले लेता हूं, ग्राफ यही बनाता हूं,
तो अपने पास ऐसा कोई ग्राफ आ गया। मैं इस बार इंटेंसिटी को, यहां मैंने इंटेंसिटी को क्या माना, वेरिएबल माना ना, इस बार इंटेंसिटी को कांस्टेंट मान लेता हूं। अब देखो फटाक से हो जाएगा, ये 5-7 मिनट अपन लोगों ने दिए ना। अब इंटेंसिटी को फिक्स मानूं और फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज कर दूं, बोलो भाई। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से, किसकी फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फोटोन की, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को मैंने चेंज किया, तो प्रत्येक फोटोन की एनर्जी बढ़ गई, तो निकलने वाले प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। ठीक है, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया, माइनस की डायरेक्शन के अंदर, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, पर करंट के साथ में क्या हुआ, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनके करंट के साथ में क्या हुआ, सेम रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी चेंज नहीं की। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन चेंज नहीं कर रहा हूं, तो उस केस में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या भी चेंज नहीं होगी। जैसे पहले हमने कहा था कि 100 फोटोन इंसिडेंट करवा रहा हूं और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब मैं कह रहा हूं इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं, तो अब भी इलेक्ट्रॉन तो 100 ही निकल रहे हैं, पर निकलने वाले प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की, तो सारों की तो अपने आप ही चेंज हो गई, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा पर करंट, सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ा, तो ये इस तरीके से कोई ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब इनको व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं। कोई दिक्कत क्या रहे? ठीक है, करें शुरू। इधर तो क्या लिया था, करंट, और इधर V, पोटेंशियल डिफरेंस, ये 0। ग्राफ कुछ ऐसा आया था, दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा आया था। यहाँ पे V0 1 ले लेता हूँ, यहाँ V0 2 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ ये करंट है I, कौन सा करंट है, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट। किस केस में हुआ ये वाला काम, आप लोग बताना भाई, समझा ना। अभी मैं ग्राफ बनाता हूं, मेरे को कंडीशन बताना आप लोग, 2 ग्राफ बना देता हूं। ये I1, ये I2। ठीक है, ये V0, इधर भी करंट ही है। कंडीशन बताना। ये वाला ग्राफ बनाओ, अभी समझा हम लोगों ने इसके बेसिस पे। करंट और इंटेंसिटी बताओ भाई, बना लो और फिर बताओ कौन से की क्या कंडीशन रखो। ये आई यहाँ इंटेंसिटी है, ध्यान रखना है ना। इस आई का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटेंसिटी है, ध्यान रखना भाई। हम्म, इस वाले में किसको चेंज नहीं किया, करंट चेंज नहीं हो रहा, तो करंट चेंज नहीं होने का मतलब कौन चेंज नहीं हुआ, आई चेंज नहीं हुआ, तो आई तो कैसा है, कांस्टेंट। बात समझ में आई। यहां देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। यहां पर सपोज, हर एक चीज बताओ, किसकी फ्रीक्वेंसी कम, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, समझ जाओगे क्या यहां से। इसको न्यू वन मान लेता हूं, इसको
न्यू टू मान लेता हूं। न्यू यहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। ठीक, इस वाले केस में न्यू, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, तो न्यू तो क्या, फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी है किसकी भाई, इंसिडेंट फोटोन की है ना, इंसिडेंट रेडिएशन की है, और आई है इस बार वेरिएबल, और आई टू बड़ा है ना, ज्यादा करंट है, इसका मतलब ज्यादा इंटेंसिटी है, तो आई टू बड़ा है, यहां से पता चल रहा है ना, ये ज्यादा करंट का आई टू करंट नहीं है, आई वन करंट नहीं है, आई वन और आई टू तो क्या है, इंटेंसिटी है ना, आई टू ग्रेटर देन आई वन। करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ बताओ भाई, अभी भी समझा ना, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इंसिडेंट फोटोन की संख्या बढ़ेगी, और जैसे जैसे इंसिडेंट फोटोन की संख्या बढ़ेगी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू भी लगातार बढ़ती जाएगी। तो ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, सीधी लाइन है भाई ये, ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और यदि काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ पूछा जाए तो मैं इधर ले लेता हूं काइनेटिक एनर्जी और इधर ले लेता हूं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगी तो क्या होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कोई काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। एक फॉर्मूला और सीख लिया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर, वी नोट के बराबर। यहां वी नोट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नोट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ, इसमें तो रिलेशन नहीं लिखा, न्यू टू ग्रेटर देन या न्यू वन ग्रेटर देन, कौन बड़ा कौन छोटा, न्यू टू और न्यू वन में, न्यू टू ग्रेटर देन कैसे पता चला भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल से, स्टॉपिंग पोटेंशियल टू का ज्यादा है वन की तुलना में, इसका मतलब टू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वन की तुलना में, तो यहां लिख सकते हैं न्यू टू ग्रेटर देन है न्यू वन से। ठीक हो गया क्या, लिख दो फटाक से। आगे चलूं क्या, आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी। आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी, देखो सारा समझ तो लिया ही आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी को। आइंस्टाइन ने क्या माना था, जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, प्लांक कोई कॉन्सेप्ट माना, एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, ठीक है, और वो छोटे से छोटा पैकेट है उसकी एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है, और वहां पे इस छोटे पैकेट को आइंस्टाइन इस क्वांटा को क्या बोला, फोटोन बोला, और उन्होंने कहा कि जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल किसके होगी, फ्रीक्वेंसी के, फोटोन की, ई इक्वल्स टू कितना होगा, एच न्यू। क्या है ये, एनर्जी ऑफ फोटोन, इंसिडेंट फोटोन है ना, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन किसके बराबर, एच न्यू के बराबर। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट था, एक फोटोन इंसिडेंट हुआ जिसकी एनर्जी कितनी, एच न्यू, इससे क्या निकले,
इससे निकले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिनके पास में कोई काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम। ठीक है, अब यहां इलेक्ट्रॉन को एच न्यू एनर्जी का फोटोन अपनी एनर्जी देगा, तो ये एनर्जी फोटोन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कुछ एनर्जी खर्च कर देगा, वो अपने पास में एक नई टर्म आएगी, वर्क फंक्शन। ठीक है भाई, क्या होता है वर्क फंक्शन? मिनिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी required to emission of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको वर्क फंक्शन से डिफाइन किया गया है। यहां पे वर्क फंक्शन को फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या लिखते हैं, तो अपने पास सारा का सारा आइंस्टाइन का थ्योरी हो गया। आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार एनर्जी कितनी, एच न्यू। मैंने यहां पे उसको क्या ले लिया, एच न्यू नोट। ये न्यू नोट क्या है यहां पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवर्ती। ठीक है भाई, ऐसे पड़ा रहने दो। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी, एच न्यू। ये एनर्जी दो भागों में बट गई, एक तो इलेक्ट्रॉन के पास में आ गई काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और एक आ गई वर्क फंक्शन की फॉर्म में। तो यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, एच न्यू माइनस फाइव। और एच न्यू माइनस फाइव को क्या लिख सकते हो, एच न्यू माइनस फाइव की जगह एच न्यू नॉट। ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है। आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अभी अभी लिखा हम लोगों ने, ईवी नॉट। तो ईवी नॉट एक दूसरा फॉर्म और आ गया अपने पास में, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट या एच न्यू माइनस फाइव। तो वी नॉट अपने पास में आ जाएगा एच न्यू अपॉन ई माइनस फाइव अपॉन ई, या क्या लिख सकते हो, एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। ठीक है, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जो फाई है वो तो फिक्स होना है। कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल है उसके लिए फाई की वैल्यू कैसी होगी, फिक्स होगी, है ना। फाई यानी वर्क फंक्शन चेंज होगा, मटेरियल चेंज कर दिया तो वर्क फंक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सीजीएम के लिए फाई की वैल्यू की बात करें तो कितनी होती है, लगभग 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। लिखना चाहो तो लिख लो, यहां पे यही लिख देता हूं। फाई की वैल्यूज की बात कर रहा हूं, किसके लिए, सीजीएम के लिए होती है 1 सीजीएम के लिए फाई आएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्लेटिनम के लिए शायद होती है 6.4 के लमसम होती है। लिख लो ये भी, है ना। प्लेटिनम के लिए होती है फाई 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
चांदी के लिए भी लिख लें क्या? चांदी और तांबा की तो शायद सेम ही होनी चाहिए। चांदी को एजी से रिप्रेजेंट करते हैं। एजी के लिए फाई कितना? 4.7 चांदी। और तांबा ठीक है। और सोडियम के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सीजियम का ध्यान रख लेना, बाकी बहुत सारे डाटा है। क्या मतलब है? सीजियम के लिए 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम के लिए 6.4, सॉरी प्लेटिनम के लिए, पीटी है ना, प्लेटिनम के लिए 6.4, और चांदी और तांबे के लिए 4.7 है, और Na सोडियम के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। देखो यहां हम लोग देखें वी नोट और इधर न्यू। यदि मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा तो थोड़ी देर पहले ही सीखा है प्रैक्टिकल वाला जो हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया था, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से वी नोट चेंज होगा। ठीक है, तो एक ग्राफ बनाया जाए। यहां पे वी नोट है, वी नोट की पावर भी 1 है, इधर एच अपॉन ई तो कांस्टेंट है, न्यू की पावर भी 1 है, और फाई अपॉन ई भी कांस्टेंट है। कुल मिला के अपने पास में ये वाला कर्व y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का बन गया। तो उसके लिए तो वैल्यू कैसे आती है? ग्राफ कैसा बनता है? लीनियर ग्राफ बनता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ एग्जाम में पूछ लिया जाए किस टाइप का बनेगा? लीनियर ग्राफ बनेगा। या क्या पूछ लिया जाए? काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा? लीनियर बनेगा। बनाते हैं ग्राफ। इधर तो ले लेता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट को, या क्या ले लेता हूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और इधर ले लेता हूं स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी को, इधर फ्रीक्वेंसी को ले लेता हूं। इक्वेशन अपने पास में क्या थी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर? एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। यहीं से काम हो जाएगा। सबसे पहले न्यू की वैल्यू 0 रख लो, तो जैसे 0 रखेंगे न्यू की वैल्यू तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस एच न्यू नोट आ जाएगी। तो यहां कोई पॉइंट बनेगा, तो यहां पे आ जाएगी माइनस का एच न्यू नोट। ठीक है, ये डायमेंशंस मैच नहीं कर पाएंगे इसलिए वी नोट को हटा देता हूं। ये माइनस का एच न्यू नोट, फिर न्यू बराबर न्यू नोट रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0 हो जाएगी। तो यहां से वैल्यू अपने पास न्यू नोट पे 0, और लीनियर ग्राफ बनना है, 2 पॉइंट मिल गए तो काम हो जाएगा अपना। ये न्यू इक्वल्स टू न्यू नोट। यहां से साफ साफ पता चल रहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। हो जाएगा। यही सेम टू सेम ग्राफ आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाओगे तो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। कर लो भाई। ठीक है, अब कोई मान लो दूसरा मेटल लेता हूं। ये तो एक मटेरियल हो गया, ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरा मटेरियल लेता हूं, और दूसरे मटेरियल के जो लिए वर्क फंक्शन है वो पहले मटेरियल की तुलना में बड़ा है, ज्यादा है। अब बोलो इस केस में क्या आएगा? किस तरीके का ग्राफ बनाऊं? ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आनी है, साफ बात है, पर किधर? स्लोप चेंज होगी क्या? न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट। स्लोप चेंज होगी क्या? स्लोप, इस ग्राफ की स्लोप क्या है? मेटल चेंज, अरे भाई क्या है? वर्क फंक्शन है भैया। अरे भाई वर्क फंक्शन है भाई। मेटल चेंज, मैंने सरफेस ही चेंज कर दिया, मेटल ही चेंज कर दिया है। ठीक है ना? ओके। स्लोप बोलो। स्लोप यहां से कितने आ जाएगी? इस वाले केस से बताओ स्लोप। ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी और न्यू का ले रहा हूं, ऐसे रट्टा मार कर रख रखा होगा। कितनी है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या एम एक्स माइनस सी। एम क्या होता था? स्लोप का काम करता था भैया।
यहाँ पे न्यू, अक्स की जगह न्यू है ना, तो स्लोप कितनी आ जाएगी, एच आ जाएगी। स्लोप कितनी आ जाएगी, नीचे लिख देता हूं यहाँ, स्लोप कितनी, एच। स्लोप तो कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है तो यहाँ पे कोई एंगल तो चेंज होना नहीं है। अब जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा, उसके लिए एच न्यू नोट, वर्क फंक्शन एच न्यू नोट ये ज्यादा हो जाएगा, तो ग्राफ पैरेलली आएगा। ये लो भाई, ठीक है, ये ए के लिए आ गया और ये एच न्यू नोट बी के लिए आ गया। ठीक, यहाँ कट ऑफ भी चेंज हो जाएगी, ये न्यू नोट बी और ये न्यू नोट ए, स्लोप दोनों के लिए सेम आना है। यही वाला किसका होता है, वी नोट होता है इधर, और इधर फ्रीक्वेंसी होता, तो आप लोग बोल सकते थे यहां पर कितना लिखते, फाई अपॉन ई या एच न्यू नोट अपॉन ई, नीचे की तरफ है तो साइन तो किसके आने, नेगेटिव आने। यहाँ पे ई वी नोट किसके बराबर लिखते, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, तो वी नोट कितना लिखते, एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नोट अपॉन ई। अब यहां स्लोप क्या बोलते हैं आप लोग, एच अपॉन ई बोलते भैया, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोलते हैं। लिख लो, फटाक से लिखो भाई। हो गया। अब देखो यहां से अब सारा एक्सप्लेनेशन करा जाए, वापस से चीजों को देखा जाए, तो हम लोग सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन आ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, अपने पास ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे, ये ऑब्जर्वेशन थे। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे आइंस्टाइन ने इसको सोल्व किया। सो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, आइंस्टाइन ने कहा कि एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है। उसके बाद प्रोवाइड कंफर्मेशन फॉर एनर्जी क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट, हम लोगों ने कहा कि हम एनर्जी को छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में इंसिडेंट करवाएं, फोटोन की फॉर्म में इंसिडेंट करवाएं, तो ही जो अपने ये प्रॉपर्टीज है उनका एक्सप्लेनेशन हो पाता है। यदि एनर्जी को हम कंटिन्यूस मान के चले तो एनर्जी, ये जो अपने पास प्रॉपर्टीज आ रही है उनका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है। इसके बाद में एट फिक्स फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, बिल्कुल जैसे जैसे हम लोग फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू लगातार इंक्रीज होती जाएगी, तो प्रोपोर्शनल है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अभी अभी सीखा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के, तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से लीनियरली चेंज हो रही है, लीनियरली चेंज हो रही है ना, इसलिए प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी लिखा। उसके बाद नो टाइम डिले बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे पहले इसको देख लेते एक बार। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ओनली देन द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। इस वाले केस से देखो, यहां वाले केस में यदि मेरे पास में एनर्जी न्यू नॉट से ज्यादा नहीं हो तो जो वर्क फंक्शन है उसके बराबर एनर्जी नहीं मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम वर्क फंक्शन के बराबर फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो पाता है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, नो टाइम डिले। पहले वाले केस में तो क्या हो रहा था, वेवफ्रंट के बेसिस पे समझ रहे थे हम लोग क्लासिकल थ्योरी के अंदर कि वेवफ्रंट आया, उसका थोड़ा सा भाग इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया, थोड़ी एनर्जी दे दी, फिर दूसरा वेवफ्रंट आया, उसने थोड़ी एनर्जी दे दी, ऐसे करते करते एनर्जी लगातार इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जाएगी। एक कंडीशन के बाद में वो, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन कर देगा। पर ये वाला जो अपने पास में थ्योरी है क्वांटम थ्योरी, इसमें तो क्या बोला जा रहा है, जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, और फोटोन की एनर्जी न्यू, वो जो एच न्यू है वो ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है, यानी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, देली आवृत्ति से ज्यादा है। तो जैसे ही फोटोन इंसिडेंट हुआ, उसको एनर्जी दी, देली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति है ही, एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है ही, तो हाथों हाथ क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने में और फोटोन के इंसिडेंट होने में कोई टाइम लेग नहीं होगा, नो टाइम डिले होगा। यहां पर अपने पास में प्रोसेस कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। बोलो भाई, कोई समस्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, चले, कोई डाउट हो तो बोलो। करें तो क्वेश्चन करें।
करो भाई। The maximum kinetic energy photoelectrons emitted from a surface when photons of energy 6 electron volt are incident on it is 4 electron volt. The stopping potential is, जोरी नहीं आएगा इस क्वेश्चन में तो बोलो रे, फटाक से आंसर आ जाना चाहिए था इतने में तो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? 6 थोड़ी है, फोटोन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये तो 6 तो किसकी है? फोटोन्स की है, तो कितनी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द स्टॉपिंग पोटेंशियल, बस छोटा सा क्वेश्चन था भाई, लैंग्वेज को थोड़ा सा उलझाया हुआ था। ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वी नोट अपने पास में कितना आ गया? 4 वोल्ट। ये लो, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर एंड Na, सोडियम है ना, आर 5 Ag किसके बराबर? 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और Na का 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ द वी नोट वर्सेज न्यू, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेज, है ना, वी नोट वर्सेज न्यू, है ना। प्लॉट फॉर द Ag टू दैट ऑफ Na इज, Ag और Na के बीच में ग्राफ बनाओ वी नोट और न्यू के बीच में, और उस केस में रेशियो पूछा है किसका? स्लोप का। किसका ग्राफ है? वी नोट और न्यू का। बोलो कितना रिजल्ट, कौन सा ऑप्शन बोलो? देखो पीछे देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, अभी तो सीखा इस चीज को, इसीलिए तो लिखा था। स्लोप कितनी भाई? एच अपॉन वी नोट और न्यू के बीच का ग्राफ है। स्लोप कितनी? एच अपॉन ई। कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है? कॉन्स्टेंट है। यहां देख लो, स्लोप चेंज थोड़ी हो गई, स्लोप का मतलब टेन थीटा लिखते हैं ना, तो थीटा चेंज थोड़ी हो गया भाई, चेंज नहीं हुआ ना, तो एच अपॉन ई है, चेंज थोड़ी हुआ। तो दोनों का स्लोप एच अपॉन ई है, तो एच अपॉन ई अपॉन एच अपॉन ई तो 1 हो जाएगा ना। नेक्स्ट चले, देखो भाई, सपोज लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2 आर इंसिडेंट ऑन टू सेम फोटो कैथोड। भाई फोटो कैथोड सेम है, ठीक है, फोटो कैथोड सेम है, तो आपको क्या सूचना मिल गई यहां से? इनके लिए वर्क फंक्शन सेम हो गए। इफ वेलोसिटीज ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर v1 एंड v2, देन बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? रीअरेंजमेंट करना है बस इक्वेशन का, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, और कुछ नहीं करना है। करो करो करो, पेन तो चलाना पड़ेगा, ऐसे बिना पेन चलाए इतना थोड़ी कर पाओगे, और अच्छी बात कर पाते हो तो। सेकंड ऑप्शन आएगा। हो गया क्या? वेलोसिटी निकाल ली है। फॉर्मूला क्या? 1/2 काइनेटिक एनर्जी है ना, 1/2 mv स्क्वायर किसके बराबर? एच न्यू माइनस 5। पहले के लिए v1 न्यू 1 और ये 5 1। दूसरे के लिए न्यू को कितना मान रहा है अगला? फ्रीक्वेंसी कितनी इंसिडेंट करवा रहा है? एफ बोल रहा है ना, कितनी फ्रीक्वेंसी के फोटोन? f1, ये f2 माइनस 5 2, इसको 5 मान लू, है ना, आसान हो जाएगा। तो ये भी 5 और ये भी 5, माइनस कर दूं, 1/2 m कॉमन आ जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, बचेगा कितना? एच f1 माइनस f2, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, तो 2h अपॉन
MF1 माइनस F2। कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? सेकंड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे आ जाओ, करो इस क्वेश्चन को। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए एंड बी, दो मेटल ए और बी है, उनके वर्क फंक्शन कार्य फलन का रेशियो दे रखा है 1:2। फाई ए अपॉन फाई बी दे रखा है भाई 1:2। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एंड 2f आर इंसिडेंट on the surfaces of A and B, then the ratio of kinetic energy of emitted photoelectrons is। बोलो भाई, कुल मिला के फॉर्मूला तो पता चली गया, काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है, एच न्यू माइनस हाई ये लगेगा। अब कर दो फटाक से। कर दो भाई। हो गया क्या? K1/K2 ले लेता हूं डायरेक्ट ही। तो H न्यू एक के लिए कितना? F1 माइनस FA, दूसरे के लिए 2F माइनस FB। यहां से क्या रिलेशन आ जाएगा? फाई बी इक्वल्स टू 2 फाई ए। तो वैल्यू आ जाएगी ये वाला, तो एज इट इज रहने दो, 2HF माइनस 2 फाई ए। कॉमन आ रहा है ना 2। K1/K2 कितना? HF माइनस फाई ए अपॉन 2 कॉमन ले लिया, HF माइनस फाई ए। कटेंगे, वैल्यू आएगी K1/K2 की 1/2। आ रहा है क्या? कोई ऑप्शन ए आ रहा है ना? बोलो क्या समस्या आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी तो पूछी थी। नेक्स्ट चलू क्या? It is possible to liberate an electron from a metal surface having work function 4.8 electron volt with an incident radiation of wavelength। एक तो 5000 एंगस्ट्रम का रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहे हैं और एक करवा रहे हैं 2000 एंगस्ट्रम का रेडिएशन इंसिडेंट, और पूछ रहा है कि भाई किसके लिए इलेक्ट्रॉन का लिबरेशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। सीधी सी बात है, एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए इंसिडेंट फोटोन की तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो अपने पास में पहला केस ले लेते हैं, लेमडा कितना? 5000 एंगस्ट्रम। तो अभी जो पिछला अपना लेक्चर था उसमें एनर्जी निकाली थी ना, एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिखा था ना 12400 अपॉन में लेमडा। लेमडा किस में होना चाहिए था? एंगस्ट्रम। तो एनर्जी किस में आती थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती थी। तो कितना आ जाएगा पहले केस के लिए? एनर्जी 12400 अपॉन में 5000। बोलो भाई कितना लिखो रिजल्ट? दो पॉइंट समथिंग, नहीं एग्जैक्ट बताओ यार। कुछ नहीं, वो समथिंग और कुछ में कोई फर्क नहीं होता है। बता दो फटाक से बता दो।
सेम दूसरा हो जाएगा, है ना? कितना एयर है भाई? कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ। काम कौन चल है यहाँ? कितनी आई? 5 वाले से मल्टीप्लाई किया तो 2 पॉइंट। कितना लिखूं? 2 पॉइंट। पक्का सही है ना? 4 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो भाई कैसा है? ग्रेटर हो गया यहाँ पे तो, और फाई ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे इमिशन नहीं होगा, तो नो लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा और कर दो। बी का लेमडा दिया हुआ है 2000 एंगस्ट्रम। ई कितना आ जाएगा? वही 12,400/2000 कटा, ये तो आसानी है भाई, कर दो। 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस बार फाई कम हो गया ई से, तो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिबरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो भाई, फटाक से करो। येलो लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस, नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। यदि येलो लाइट इंसिडेंट हो रही है तो कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है, और यदि ग्रीन लाइट इमिट हो गई तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेड लाइट इंसिडेंट होगी सरफेस पे, तो उस केस में क्या रिजल्ट आएगा? बोलो भाई। आपको जो अपने पास में 7 रेडिएशन का एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो पता होना चाहिए। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, किसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। कर दो फटाक से। हो गया क्या? फ्रीक्वेंसी का क्या रेंज होता है? विबग्योर होता है ना? ठीक है, वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरफ जाएंगे तो लेमडा बढ़ेगा, और इस तरफ आएंगे तो न्यू बढ़ेगा। अपने को तो क्वेश्चन में दिया गया है येलो कलर के लिए तो इमिशन नहीं हो रहा है, मतलब इस वाले कलर के लिए तो नो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब अपने को एक रेंज तो पता चल गई। अब इधर जैसे जैसे जाएंगे ग्रीन की तरफ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो उसकी एनर्जी ज्यादा, और अगला बोल रहा है कि अपने पास उस केस में इमिशन होगा, तो इस वाले केस में इमिशन होगा। अब अगला बोल रहा है रेड के लिए क्या होगा? अब रेड की तरफ जाएंगे तो लेमडा बढ़ेगा, लेमडा बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी। अब येलो पे ही इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब येलो के बाद में तो इमिट होने ही नहीं है। ठीक है, तो नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में टॉपिक चल रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
कोई दिक्कत? यहां पर क्या समझ में आ गया अपने? काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी है वो, सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और एक बात और लिख लेते हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है भाई, कोई समस्या? ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ते हैं।